Hello friends, my name is Rakesh Kotodia. Today we are understanding the SST of 9th standard chapter number 8 Constitution and its features. तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के लक्षण के बारे में हमने समझा था वीडियो नंबर 2 में। अभी हम वीडियो नंबर 3 के अंदर उसके ज़्यादा फीचर्स के बारे में समझेंगे। तो ये पार्ट 3 है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में हमने 6 फीचर्स तक मतलब 6 लक्षणों के बारे में समझा था। यहाँ 7 से लेके 15 लक्षण के बारे में हम समझेंगे। तो अब 7th लक्षण है, मतलब 7th फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का 7वां फीचर्स ये है कि स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो, स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट और केंद्र के बीच में कोई तकरार हो, तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में से लिखा है कोर्ट को कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एग्जीक्यूटिव सिस्टम के अंडर प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। कोर्ट को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से फैसले दे पाए। कोर्ट को सेंटर के भी अंडर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि सेंटर भी कुछ भी अपना पावर बता सकता है। तो कोर्ट को टोटली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कोर्ट को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। तो क्या दो स्टेट के बीच में अगर झगड़ा हो तो सेंटर सॉल्व कर सकता है, लेकिन सेंटर में कोई बायस्ड डिसीजन ले तो एक स्टेट को नुकसान होगा, एक स्टेट को फायदा होगा। तो स्टेट के बीच में फाइट हो तो भी सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा, उसमें सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता। स्टेट और सेंटर के बीच में फाइट हो, अगर कोई स्टेट सेंटर को ऐसा कहे कि आप दखल कर रहे हो इसलिए हमारा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर स्टेट और सेंटर के बीच में फाइट हो तो कौन सॉल्व करेगा, क्योंकि सेंटर खुद फॉल्ट में है। तो सेंटर का भी डिसीजन लेने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो जो दोनों में से जो राइट होगा उसका ही डिसीजन कोर्ट देगी। तो कोर्ट को टोटली इंडिपेंडेंट रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ताकि कोर्ट एकदम सही फैसला दे और डेमोक्रेसी बची रहे। ठीक है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली कोई तो करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली सुप्रीम कोर्ट करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला ऐसा बताया गया है। 8 नंबर का है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर है जो चेंज ही नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पार्लियामेंट चाहे तो चेंज कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में सभी नेताओं की ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि नया रूल आ जाए तो एक ही दिन में आ सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। क्यों? अलग अलग डेमोक्रेसी में अलग अलग सबके मतांतर होते हैं, जिसकी वजह से वो रूल फटाफट पास नहीं हो पाता। अगर लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में अटक जाता है, और राज्यसभा में पास हुआ तो ही रूल बनता है। तो ये डेमोक्रेसी की प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग चलती है, पर ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता, उसमें भी चेंज किया जा सकता है। तो किस तरह से? तो सिंपल मेजॉरिटी, पहले लोकसभा में नीचे, लोकसभा में लोअर हाउस में सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए, फिर वही सिंपल मेजॉरिटी से ऊपर हाउस में मतलब राज्यसभा में पास हो जाए, तो प्रेसिडेंट साइन करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं। पर इसके लिए मेन चीज़ है 22/3 मेजॉरिटी, मतलब 66% मेजॉरिटी होनी चाहिए। 50% नहीं, कहते ना 50% से ज़्यादा कौन है तो वो जीत गए मेजॉरिटी, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बताया कि 66% 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, और उसमें भी सब लोग एब्सेंट हो तो नहीं चलेगा, मिनिमम 50% मेंबर वहाँ पे होने चाहिए पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं कि विपक्ष के लोग है नहीं और पक्ष जो सत्ताधारी पक्ष है वो सब हाजिर है और 50% हो गया और पास कर दिया, ऐसा नहीं। विपक्ष के लोग भी होने चाहिए, सत्ता वाले पक्ष भी होने चाहिए, सब लोग मिल के मिनिमम 50% लोग होने चाहिए, और उसमें से भी 2/3 मतलब 66% मेजोरिटी हो तो ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया जा सकता है, या नया रूल डाला जा सकता है, या पुराना रूल निकाल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर नहीं है, उसमें भी चेंज किया जा सकता है, ऐसा उसका एक लक्षण है। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए नेता चाहिए। नेता को सिलेक्ट कौन करेगा? पब्लिक। तो पब्लिक किस तरह से नेता को सिलेक्ट करेगी? तो पब्लिक नेता को सिलेक्ट करेगी वोट दे से, वोट देने के बाद सिलेक्ट किया जा सकता है। तो वोट कौन देगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि 18 ईयर्स का इंसान समझदार हो जाता है, 18 ईयर्स के बाद कोई भी इंसान वोट दे सकता है, अगर वो मेंटली और फिजिकली ठीक है तो वोटिंग कर सकता है। ठीक है, तो 18 ईयर्स के बाद जो पावर दिया गया है सब लोगों को, इंडियन सिटीजन को, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है।
10 नंबर पे सेक्युलरिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन वर्ड है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म क्या है? तो सेक्युलरिज्म मतलब सभी धर्म का समान पावर, सभी धर्म का समान क्या रिस्पेक्ट। तो सभी धर्म को, किसी को भी कोई धर्म को फॉलो करने से रोका नहीं जा सकता या किसी धर्म को ज़बरदस्ती फॉलो नहीं कराया जा सकता है, तो उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट का उसमें कोई भी दखल नहीं होता। जो भी इंसान जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहता है, जिस तरह से उसका प्रचार करना चाहता है, उसके लिए फ्री है, ठीक है। पर दूसरे धर्मों का रिस्पेक्ट गवाए बिना, दूसरे धर्मों का रिस्पेक्ट तोड़े बिना अपने धर्म का प्रचार कर सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन रूल है, ठीक है। 11 जुडिशियल रिव्यूज़ बाय द कोर्ट। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लेके आए और मेजोरिटी से पास हो जाए, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगे कुछ तो गड़बड़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ तो ये रूल टूट रहा है, तो उसको चेक करने का पावर किसके पास है? तो इसका चेक करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखती है, तो वो रूल्स फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नए रूल्स को चेक करके वेरीफाई करके बता सकते हैं कि ये रूल सच में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं। अगर खिलाफ है तो गवर्नमेंट को वो निकालना पड़ता है, क्योंकि लास्ट डिसीजन आ चुका है। अगर रूल ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो पूरा ध्यान रखने का, रिव्यू करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है कि रूल को रिव्यू भी कर सकते हैं। और 12 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल राइट्स, तो गवर्नमेंट ने देश को चलाना है, पर पब्लिक अंदर देश में रहती है, तो पब्लिक को कुछ सत्ता है या नहीं, पब्लिक को कुछ पावर है कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी इंसानों को जो 18 ईयर्स से अप है उसको राइट्स दिए हुए हैं, उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मतलब सभी लोगों को ये अधिकार है, वो अधिकार मांग सकते हैं, गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे और देने ही चाहिए। और लेकिन वो अधिकार तब मांगे जा सकते हैं जब आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो की हो, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ काम ना किया हो, देशद्रोह का काम ना किया हो, इलीगल एक्टिविटीज़ ना की हो। अगर ऐसा आपका अच्छा ड्यूटीज़ निभाई है जिसमें इलीगल एक्टिविटी नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, देशद्रोह नहीं, राजद्रोह नहीं, कुछ भी नहीं, और आप फंडामेंटल राइट्स मांगते हो, तो गवर्नमेंट आपको, क्योंकि सबके लिए समान बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ दिए गए। अगर नहीं मिलते तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरा राइट भी दिया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये जो राइट्स है जो सभी इंडिविजुअल को 18 ईयर्स के बाद प्राप्त होते हैं, अगर नहीं मिलते तो उसका भी एक राइट है कि अपना राइट कैसे प्राप्त किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी सोच के रखा है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को दिया गया है। चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हमने समझाया था कि केंद्र जो रूल्स बनाती है स्टेट को फॉलो नहीं करने हैं, तो स्टेट के अलग रूल्स हैं, जो अलग लिस्ट है कि स्टेट लिस्ट, लेकिन उस स्टेट लिस्ट में क्या क्या करना चाहिए, स्टेट अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मन मुताबिक करे तो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन बनाया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के लिए जो बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो देश के लोगों के भले के लिए, तो राज्य अपने हिसाब से अपने राज्य में कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के हिसाब से, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, तो ही ये गवर्नमेंट के और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल नहीं तोड़ेंगे। लेकिन राज्य कुछ भी सोचे और कुछ भी रूल बना दे तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल टूट जाएंगे। तो राज्य को कुछ भी रूल बनाने हैं तो ऐसे 10 रूल फॉलो करेगा, और 10 रूल नहीं टूटते तो जो रूल बनेगा उसमें से फिल्टर होकर जो रूल निकलेगा वो 100% कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच हो ही जाएगा। राज्य को कुछ भी रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं, अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं। राज्य को ये 10 रूल फॉलो करके पब्लिक के लिए रूल फॉलो करना है और उसमें 10 में से फिल्टर हो जाए तो वो ऑटोमेटिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जॉइंट हो जाएंगे। तो इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। और लास्ट है प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शंस। मतलब देश में बहुत सारी गरीबी है, बहुत सारे पिछड़ी जाति के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लो कास्ट के लोग हैं, लोग उनको धिक्कारते हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको इक्वल ही नहीं रखते। ये सब मगजमारी देश में बरसों से चल रही है, तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कोटा रखा है कि ये बैकवर्ड क्लास के लोग या फिर डाउन कास्ट के लोग, उनको आगे बढ़ने के लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने कोटा रखा है कि उसमें सिर्फ उन लोगों को ही भर्ती किया जाएगा, उनको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उनको ही एजुकेशन मिलेगा, उनकी ये सीट रिजर्व रहेगी, उनको ही इसमें पढ़ना है। तो इस तरह से उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, उनको भी अपलिफ्ट किया जाता है ताकि सबको समान अधिकार मिल जाए। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरे देश को, पूरे इंडिया को बैलेंस करने की कोशिश है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ना कोई CA में ना PM में कोई नहीं है, ये बुक ही सबसे पावरफुल है और बुक के नीचे सब कुछ है। तो बुक को फॉलो करना सभी के लिए कंपलसरी हो, चाहे कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में ना हो तो रिवाइंड करके देख लो, सब समझ में आ जाएगा। और इसमें से मैं क्वेश्चन आंसर पूछने वाला हूँ आपकी एग्ज़ाम इसमें से, तो वीडियो ध्यान से देखना। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।